फ्रेंड्स, हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को इनडायरेक्ट मेथड के सारे स्टेप्स बताए थे। जल्दी से उसको रिकॉल करते हैं, फिर चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। पहला स्टेप क्या था? प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करना। कैसे निकलता है? डिफरेंस इन एसपीएल, एड ट्रांसफर टू रिजर्व्स, एड डिविडेंड, एड प्रोविजन फॉर टैक्स करके हम पीबीटी पे आ गए। सेकंड स्टेप, एड नॉन कैश आइटम्स चार्ज टू पी एंड एल सच एज लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स। उसके बाद था डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ, इंटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ। थर्ड स्टेप, add financing activities charged to P&L such as interest paid and premium on redemption of shares debentures. फोर्थ स्टेप होता है डिडक्ट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज टेकन टू P&L सच एज इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव्ड एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स। एक चीज मैं आपको बताऊं, स्टेप थर्ड और स्टेप फोर्थ में क्या फर्क है। हम जब स्टेप फोर्थ में ऐड कर रहे हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज तो बोलते हैं सच एज इंटरेस्ट पेड, लेकिन जब नेक्स्ट स्टेप में डिडक्ट करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज तब वहां बोलते हैं सच एज इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव्ड। जैसे यहां पर देखिए आप, स्टेप थर्ड में बोला इंटरेस्ट पेड ऐड करो, लेकिन स्टेप फोर में बोला इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव दोनों माइनस कर दो। तो ऊपर डिविडेंड पेड क्यों नहीं ऐड करा स्टेप थर्ड में? सोचिए आप। क्योंकि डिविडेंड पेड ऑलरेडी यहां पर आप प्लस कर चुके हो पहले स्टेप में। डिविडेंड तो टैक्स के बाद दिया जाता है ना, इंटरेस्ट पहले दिया जाता है। इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल ऐसे बोला जाता है, ठीक है। तो डिविडेंड हमने पहले प्लस कर लिया था, इंटरेस्ट पेड बाद में किया, तो इसका मतलब ये ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। हम ऐड करते हैं डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, ठीक है, और इसका उल्टा माइनस करते हैं, मतलब लेस करेंगे क्या? इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। लास्ट स्टेप होता है डिडक्ट एक्चुअल टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। आइए आप चैप्टर की और बारीकियों में चलते हैं और स्पेसिफिक चीजें समझते हैं इस चैप्टर में क्या क्या है। तो ट्रीटमेंट ऑफ सम इंपॉर्टेंट आइटम्स, सबसे पहले हम प्रोविजन फॉर टैक्स को डील करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। देखिए, केस वन, गिवन इन बैलेंस शीट ओनली। अगर आपको केवल बैलेंस शीट में दे रखा होगा प्रोविजन फॉर टैक्स तो क्या होगा इसका ट्रीटमेंट? मैं आपको पूरा ध्यान से समझा रहा हूं, आप इसको बस समझते रहो। ये बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स आपको दे रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया 2023-24, ये हो गया 2022-23। प्रोविजन फॉर टैक्स 1,50,000, 1,80,000। देखिए, ये हो गया केवल बैलेंस शीट में हमारे को दे रखा है प्रोविजन फॉर टैक्स। क्या ट्रीटमेंट करेंगे इसका? आपको मैंने बताया था प्रोविजन फॉर टैक्स क्या होता है। हम टैक्स के लिए प्रोविजन बनाते हैं बुक्स में कि इतना टैक्स एस्टिमेटेड है कि इतना हमारे को पे करना होगा, लेकिन अकाउंट्स फाइनल होते होते टाइम लगता है, ठीक है। अकाउंट्स फाइनल होते नेक्स्ट ईयर, ठीक है। 31 मार्च की बैलेंस शीट 31 मार्च को ही नहीं कंप्लीट होती, बाद में फाइनलाइजेशन होता है अकाउंट्स का, तब एक्चुअल टैक्स निकाला जाता है कि कितना बन रहा है, उस हिसाब से उसकी पेमेंट की जाती है। इसीलिए रिटर्न फाइलिंग की कंपनी की डेट गवर्नमेंट 31 अक्टूबर तक देती है। उन्हें भी पता है कि टाइम लगेगा चीजों को करने में, ठीक है। तो इस सब चीजों के लिए टाइम मिल रहा है आपको, तो आप ऑब्वियसली इस साल का टैक्स नेक्स्ट ईयर पे करोगे एक्चुअल कितना बन रहा है, ठीक है। एडवांस टैक्स की बात मैं नहीं कर रहा, एडवांस टैक्स तो ठीक है चलता रहेगा, वो भी तो एस्टिमेटेड बेसिस पर ही होता है। तो 22-23 में आपने प्रोविजन बनाया था 1.5 लाख का, 23-24 में आपने प्रोविजन बनाया 1,80,000 रुपए का। अब नॉन कैश कौन सा है? इस साल का तो नॉन कैश है, ये वाला जो है 1,80,000 रुपए, ये तो 23-24 की मैं बात करूं तो ये तो प्रोविजन बना है, ये पेमेंट तो हुई नहीं। इसकी पेमेंट तो 24-25 में होगी फाइनलाइजेशन करते वक्त, कि हाँ इतना ही बन रहा, हो सकता है कम भी हो जाए ज्यादा भी हो जाए। 1,80 तो एस्टिमेटेड है, लेकिन जब आप फाइनलाइजेशन करोगे तब इसका फिगर बदल सकता है। तो 1,80,000 रुपए तो हमने प्रोविजन बनाए, ये तो हम क्या करेंगे ऑपरेटिंग में ऐड करेंगे पहले स्टेप में। और 1.5 लाख रुपए की एक्चुअल टैक्स पेमेंट हो रही है, वो हम क्या करेंगे, वो ऑपरेटिंग में माइनस करेंगे आखिरी स्टेप पे, डिडक्ट एक्चुअल टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो पहले स्टेप में ऐड होता है प्रोविजन फॉर टैक्स और आखिरी स्टेप में डिडक्ट एक्चुअल टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, वो माइनस होता है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम इसका सॉल्यूशन कि करंट ईयर, ठीक है, करंट ईयर बैलेंस इज एडेड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है, और जो प्रीवियस ईयर बैलेंस होगा इज
डिडक्टेड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये हो गया स्टेप 1 और ये हो गया स्टेप 6। समझ में आई बात? तो हम क्या करेंगे, दैट इज इसका मतलब ये हुआ कि 1,80,000 रुपए ऐड होंगे और 1.5 लाख रुपए क्या होंगे, माइनस होंगे। ठीक है, नेक्स्ट केस पर चलते हैं, केस 2। गिवन इन बैलेंस शीट एंड एडजस्टमेंट बोथ। आपको बैलेंस शीट में भी दे रखा है और एडजस्टमेंट में भी दे रखा है, तब इसका कैसे ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, तब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। जैसे बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स आपको दे रखे हैं, एक काम करते हैं, हम यहाँ पर सॉल्यूशन लिख भी देते हैं क्योंकि कई लोग केवल नोट्स पढ़ते हैं, ये एग्जाम्पल नहीं देखते। गिवन इन बैलेंस शीट ओनली में क्या करेंगे, करंट ईयर बैलेंस एडिड, प्रीवियस ईयर बैलेंस डिडक्टेड इन ऑपरेटिंग। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो गिवन इन बैलेंस शीट एंड एडजस्टमेंट बोथ का सॉल्यूशन क्या हुआ, प्रिपेयर प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। हमें प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना पड़ता है। क्यों बनाना पड़ता है आइए समझते हैं। 2023-24, 2022-23। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स 1,70,000 रुपए, 2 लाख। आपको नीचे एडजस्टमेंट में दे रखा है, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर है ₹1,90,000 रुपए। ठीक है, ये आपको एडजस्टमेंट दे रखी है। तो आइए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए केवल जब बैलेंस शीट में गिवन था तो हमने क्या कहा कि जो पिछली बार का बैलेंस है वो इस पर पेमेंट की होगी, नॉर्मल सी बात है। और इस बार का जो है वो प्रोविजन बनाया है तो ये नॉन कैश है। लेकिन इसमें क्या बोला, कहा हम जब बैलेंस शीट चेक करते हैं तो पिछले साल की बैलेंस शीट में दिख रहा है 1,70 का प्रोविजन बनाया था, लेकिन पेमेंट करते वक्त 1,90 करनी पड़ गई। फिगर्स चेंज हो गई फाइनलाइजेशन करते वक्त। तो जब फिगर्स बदली तो इसका मतलब देखिए अब क्या करेंगे हम, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाकर देखते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स क्या है, असेट है या लाइबिलिटी है? ऑब्वियसली एक लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। असेट एंड एक्सपेंसेस के बैलेंस डेबिट होते हैं, लाइबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू के क्रेडिट होते हैं। तो सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, लाइबिलिटी है इसलिए क्रेडिट में लिखा। साल के शुरू में कितना बैलेंस है, 1,70,000 रुपए का। साल के एंड में कितना है, 2 लाख रुपए का। ये क्वेश्चन कहता है कि आपने टैक्स की पेमेंट करी 1,90,000 रुपए, 1,90 पेमेंट करी, पेमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा टू बैंक। क्या पेमेंट कर रहे हो, टैक्स की। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितने रुपए की पेमेंट करी हमने, 1,90,000 रुपए। हमने प्रोविजन बनाया था पिछले साल 1,70 का केवल, लेकिन पेमेंट करनी पड़ गई 1,90। इसका मतलब पिछले साल के P&L में 20,000 रुपए कम गए। पिछले साल के प्रॉफिट एंड लॉस में 20,000 रुपए खर्चा कम दिखा रखा है, दिखाया 1,70 लेकिन पेमेंट करी 1,90,000 रुपए, तो 20,000 पिछले साल कम दिखाया। ठीक है, इस बार का आपको प्रोविजन कितना लगता है, 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए इस बार का प्रोविजन है, 20,000 पिछली बार कम दिखाया था, तो इस बार P&L में कितने ले जाएं, 2,20,000 रुपए। तो हम इस बार P&L में कितना लिखेंगे, बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L 2,20,000 रुपए। आई बात समझ में? तो पिछली बार के P&L में खर्चा नहीं जा पाया था तो इस बार में चला गया। ऐसे ही होता है प्रोविजंस का, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आप बनाते हो या कोई भी प्रोविजंस होते हैं तो वो एक एस्टिमेटेड बेसिस पर है, जब एक्चुअल होगा तो उसकी वैल्यू डिफर कर सकती है। वो यहाँ पर हुआ कि आपने एस्टिमेट लगाया था 1,70 बट पेमेंट करनी पड़ गई 1,90, 20,000 खर्चा कम गया था P&L में, वो अब चला जाएगा। हमारा एक तरीके से रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हो गया ये। और 2 लाख रुपए का इस बार का है तो 2,20 टोटल हमने P&L में ले गए। आई बात समझ में आपको ये? तो 3,90,000,
3,90,000। तो अब ये हो सकता था 1,90 की जगह 1,60 होता, 1,60 होता तो कोई बात नहीं, 10,000 रुपए ज्यादा चला गया था पिछली बार, इस बार कम जाएगा, तो 2 में से 10,000 माइनस करते 1,90 ही लिखते P&L में। आ रही है ना बात समझ में? अच्छा, अब तो कैसे करेंगे हम? ये वाला क्या करेंगे, जो पेमेंट करी ये तो ऑपरेटिंग में माइनस होगा आखिरी स्टेप में, 2,20,000 रुपए ऑपरेटिंग में प्लस होगा पहले स्टेप में। समझ में आई बात? जब भी आप लेजर बना देते हो ना, तो वो लेजर के अंदर की चीजें फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाती हैं, वो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं जाता। तो पहला केस हमने करा जिसमें केवल बैलेंस शीट में दे रखा है, दूसरा केस हमने करा दोनों में दे रखा है, तो फिर आपको अकाउंट ही बनाकर देखना पड़ेगा। आ गई बात समझ में? ठीक है। एक ये तीसरा केस ऑल्दो इस तरीके से आता नहीं है, गिवन इन एडजस्टमेंट ओनली, केवल एडजस्टमेंट में दे रखा है, कोई लाइबिलिटी नहीं बनाई, जितना टैक्स था उतना का उतना हमने पेमेंट कर दिया और कोई फिगर में चेंज नहीं आया, हम एक्चुअल पेमेंट कर देते हैं, हम कोई लाइबिलिटी नहीं क्रिएट करते। तो ठीक है, इसका मतलब सेम बैलेंस, जितना एक ही बैलेंस दे रखा है टैक्स पेमेंट का, इज एडेड एंड डिडक्टेड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फिर वही अमाउंट हम ऐड कर देंगे, वही माइनस कर देंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। ठीक है, जैसे क्या मतलब हुआ, कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन दे रखा है, एडजस्टमेंट में दिया टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर इतना, क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा कि मतलब बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में कुछ नहीं दे रखा आपको, केवल एडजस्टमेंट में दे रखा है, तो ठीक है वही अमाउंट स्टेप 1 में ऐड कर दो, वही स्टेप 6 में माइनस कर दो। बट ऐसा आता नहीं है, केस 1 एंड केस 2 जो हमने करे यही आते हैं। आ गई बात समझ में आपको? ये अब एक दो असेट से रिलेटेड चीजें करते हैं। ठीक है, देखिए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में कई बार कुछ फिगर्स जो होती है वो मिसिंग होती है, इसलिए मैंने यहां लिखा कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग फिगर्स। कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहला केस, डेप्रिसिएशन चार्ज होता है असेट अकाउंट में। देखिए दो तरीके से हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, एक तो चार्ज करते हैं असेट अकाउंट में, ठीक है, दूसरा हम चार्ज करते हैं एक अलग से उसका लेजर बनाते हैं, उसको बोलते हैं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, या दूसरा नाम होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, उसमें डेप्रिसिएशन इकट्ठा होता रहता है और असेट में केवल कॉस्ट दिखाई देती है, असेट के लेजर में कॉस्ट दिखाई देती है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में डेप्रिसिएशन इकट्ठा होता रहता है। ठीक है, इसका दूसरा तरीका क्या है, केवल एक ही अकाउंट बनाओ असेट अकाउंट, उसी में ही हर बार की डेप्रिसिएशन हर साल की माइनस करते रहो। तो पहला केस करते हैं, डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन असेट अकाउंट ओनली वाला। एग्जांपल लेते हैं, आपको बैलेंस शीट दे रखी कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए, 23-24 में 1,20,000 रुपए दिया, 22-23 का 1,00,000 रुपए बैलेंस दिया, डेप्रिसिएशन चार्ज करा ड्यूरिंग द ईयर 30,000 रुपए। तो क्या होगा, अब देखिए 22-23 में 1,00,000 रुपए था, अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करा 30,000 रुपए तो 70 बचनी चाहिए वैल्यू तो, बट यहाँ कितनी बच रही है, 1,20,000 रुपए। ज्यादा क्यों बच रही है? इसका मतलब परचेजेस हुई है ड्यूरिंग द ईयर। तो बहुत सिंपल सी चीज है, आपको ये आती होगी, ये तो 12th में भी पढ़ते हैं हम लोग, बट फिर भी मैंने रिकॉल कराने के लिए आपको ये सब यहाँ पर दे रखे हैं, मुझे पता है आपको आता होगा ये सब। प्लांट अकाउंट, प्लांट असेट है, बैलेंस डेबिट होगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, साल के शुरू में कितना है, 1,00,000 रुपए, साल के एंड में कितना है, 1,20,000 रुपए। हो सकता है आपको उसमें तो लेजर भी बनाने की जरूरत नहीं, तो ठीक है। डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करा ड्यूरिंग द ईयर, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो असेट की वैल्यू गिरेगी, डेप्रिसिएशन डेबिट टू असेट, तो क्रेडिट में लिखा, कितना चार्ज करा, 30,000 रुपए। अब यहाँ का बैलेंस है 1,50,000, तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए, 1,50,000, 50,000 क्या है, इस बार हमने परचेजेस करिए टू बैंक अकाउंट, ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर है। समझ में आ गई बात, ये बैलेंसिंग फिगर निकल के आई। कौन सी चीज कहां लेकर जाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में, जब भी आप लेजर बनाते हो तो ओपनिंग क्लोजिंग कहीं नहीं जाता, क्योंकि अंदर की डिटेल मिल गई ना, वो डिटेल चली जाएगी। टू बैंक, पेमेंट करिए आपने असेट खरीदने के लिए, कहां जाएगा, इन्वेस्टिंग में माइनस होगा। ठीक है, क्योंकि ये परचेज कर रहे हो आप, असेट परचेज कर रहे हो तो कैश का आउटफ्लो इन्वेस्टिंग की वजह से। डेप्रिसिएशन चार्ज करा, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करा तो क्या होगा, ऑपरेटिंग में ऐड होगा, सेकंड स्टेप में ऐड नॉन कैश आइटम्स चार्ज टू एसपीएल करते हैं ना। एग्जांपल बी देखिए आप, ठीक है, इसी का ही, मशीन 1,00,000 थी पिछले साल, इस साल 80,000 है, कह रहा है डेप्रिसिएशन चार्ज करा ड्यूरिंग द ईयर 30,000 रुपए का,
और अब पीस ऑफ मशीन, मशीन का कोई पार्ट कॉस्टिंग 12,000, जिसकी कॉस्ट थी 12,000 रुपए, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 3,000 रुपए, उस पे आज तक का डेप्रिसिएशन कितना इकट्ठा हुआ 3,000 रुपए। वो बेच दिया इन्होंने कितने में 7,000 रुपए में। 12,000 का खरीदा था, आज तक डेप्रिसिएशन लगा 3,000 रुपए, तो बुक वैल्यू कितनी रह गई 9,000 रुपए। 9,000 रुपए की चीज कितने में बेची 7,000 रुपए में। प्रॉफिट या लॉस, तो लॉस हो रहा है इनको कितने का 2,000 रुपए का। बस इसको पुट कर दो आप मशीन के लेजर में, कोई बहुत बड़ी चीज तो है नहीं। मशीन असेट है तो असेट के बैलेंस क्या होते हैं डेबिट। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, साल के शुरू में कितने का था 1,00,000 का, साल के एंड में कितने का है, और नीचे लिख देते हैं इसको, साल के एंड में कितने का है 80,000 रुपए। ये इंफॉर्मेशन गिवन है। फिर डेप्रिसिएशन चार्ज किया 30,000 रुपए ड्यूरिंग द ईयर, बाय डेप्रिसिएशन 30,000 रुपए। देखिए आपको ये कंफ्यूजन तो नहीं है ना, ये दो दो डेप्रिसिएशन कैसे दिए, ये 30,000 रुपए भी दिया 3,000 रुपए भी दिया, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। 30,000 रुपए तो इस साल का डेप्रिसिएशन है सब असेट्स पर जो इस साल चली। ये 3,000 रुपए तो जस्ट आपको प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए उस पर्टिकुलर मशीन के लिए दे रखा है कि आज तक की हिस्ट्री बता दी, उस मशीन पर आज तक 3,000 रुपए लगा है, उसका इस साल के लेजर से कोई लेना देना नहीं है, वो तो आपको प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए दे रखा है बस। ठीक है, हमारा ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन कितना लगा वो आएगा ना लेजर में, तो इस साल कितना डेप्रिसिएशन लगा 30,000 रुपए, वो दिखाई देगा यहाँ पर। ये जो 3,000 रुपए का डेप्रिसिएशन दिया ये पर्टिकुलर मशीन का है, केवल वो तो चार्ज होता हुआ आ रहा है डेप्रिसिएशन उस मशीन पर। ठीक है, वो तो जब हम टोटल डेप्रिसिएशन लिखते हैं हर साल तो उसमें आ रहा होगा वो 3,000 रुपए इकट्ठे हो के, तो बस वो है। कितने का बेचा 7,000 का, तो बाय बैंक अकाउंट 7,000 रुपए। प्रॉफिट या लॉस, तो लॉस है, बाय एसपीएल 2,000 रुपए। समझ में आई बात। अब ये बैलेंसिंग फिगर देखते किधर बच रहा है 80,000 30,000, ये हो गया 1,20,000 रुपए, 1,00,000 नहीं मतलब 1,10,000 रुपए, और तो 1,19,000 हो गया ये 1,19 है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 1,19, इसका मतलब 19,000 की परचेज हो गई ड्यूरिंग द ईयर, टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। समझ में आई बात। अब देख लेते कौन सी चीज कहाँ जाएगी। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस तो कहीं नहीं जाते जब लेजर बन जाता है। ये परचेज करा आपने 19,000 रुपए का, तो कहाँ जाएगा, ये इन्वेस्टिंग में माइनस होगा। डेप्रिसिएशन चार्ज करा 30,000 रुपए, कहाँ जाएगा ऑपरेटिंग में ऐड होगा सेकंड स्टेप में। बाय बैंक, असेट परचेज करी, सॉरी बेची आपने कितने की 7,000 रुपए की, क्या होगा इन्वेस्टिंग में प्लस होगा, पैसा आ रहा है ना सेल ऑफ मशीन करके। ये लॉस हुआ मशीन बेचने पर, क्या होगा ऑपरेटिंग में ऐड होगा, नॉन कैश आइटम है। समझ में आ गई बात। अब करते हैं डेप्रिसिएशन इज चार्ज सेपरेटली। अब दूसरा केस क्या हो सकता है, डेप्रिसिएशन सेपरेटली चार्ज होता है एक अलग अकाउंट में जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, या आप दूसरा नाम बोलते हैं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो दो लेजर चलते हैं, उसमें एक एडजस्टमेंट दी, यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है 23-24 22-23, 20,000 पे 6,000 रुपए का आज तक का डेप्रिसिएशन तो 14 हो गए, फिर 28 माइनस 9 19 हो गए। ठीक है, फर्नीचर कॉस्टिंग ₹4,000, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आज तक का उस पर डेप्रिसिएशन कितना है 2,000 रुपए का, वो इन्होंने बेच दी 5,000 रुपए की। लेकिन ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन कितना लगा फर्नीचर पर, क्योंकि एक ही तो बेचा बाकी फर्नीचर तो चल रहे हैं ना, वो क्वेश्चन में दे नहीं रखा। जैसे पिछले क्वेश्चन में तो आपको दे रखा था ना इस साल डेप्रिसिएशन 30,000 लगाया, बट इसमें नहीं दे रखा। इसमें बस ये बताया जो मशीन बिक रही है, फर्नीचर बिक रहा है, उस वाले पर डेप्रिसिएशन आज तक कितना इकट्ठा हुआ है 2,000 रुपए। ठीक है, कोई बात नहीं करते। तो क्योंकि इसमें दो हैं लेजर, फर्नीचर अलग है और डेप्रिसिएशन अलग है, तो दोनों अलग अलग अकाउंट बनाएंगे। फर्नीचर अकाउंट, और दूसरा क्या बनेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, फर्नीचर कितना है साल के शुरू में
20,000 रुपए। साल के एंड में कितना है? 28,000 रुपए। ये क्वेश्चन में गिवन है आपको। अब उस पर डेप्रिसिएशन लग रहा है तो वो क्रेडिट में लगेगा। असेट को कम कर रहा है ना, तो क्रेडिट बैलेंस होता है इसका। साल के शुरू में कितना है? 6,000 और फिर 9,000 टू बैलेंस कैरिड डाउन 9,000। आइए क्या क्या इंफॉर्मेशन दी। कहते हैं फर्नीचर कॉस्टिंग 4,000 रुपए, जिस पर आज तक डेप्रिसिएशन लगाए 2,000 रुपए, बेच दिया 5 में। जब भी कोई असेट बिकती है जिसमें 2 लेजर बनाते हो तो क्या करना है? देखिए हम क्या करेंगे, एक ना मशीन डिस्पोजल अकाउंट बनाया जाता है। अच्छा ये तो फर्नीचर है तो फर्नीचर डिस्पोजल बोल देंगे इसको, फर्नीचर डिस्पोजल अकाउंट। हम इसमें लेके आ जाएंगे उस वाली मशीन को जो आप बेच रहे हो। जो मशीन हमारे पास से जा रही है, फर्नीचर अकाउंट में उसकी कॉस्ट है तो वहां से कॉस्ट हटा दो, क्योंकि जब आपके पास प्रैक्टिकली फिजिकली नहीं है तो उसकी कॉस्ट भी हटा देंगे बुक्स में से। बुक्स में से भी तो उसको हटाएंगे ना। कितने की थी? 4,000 की। हटा के कहाँ ले जाइए? फर्नीचर डिस्पोजल अकाउंट में। कितने की थी? 4,000 रुपए की। इसके क्रेडिट में लिखा तो इसके डेबिट में आ जाएगा। कहां से चल के आ रहा है? फर्नीचर से। कितना बैलेंस है? 4,000 रुपए। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में उस वाली का डेप्रिसिएशन इकट्ठा हुआ हुआ है जो फर्नीचर आपने बेच दिया। यहां से वो फर्नीचर का डेप्रिसिएशन हटा के कहां ले जाइए? फर्नीचर डिस्पोजल अकाउंट में। तो टू फर्नीचर डिस्पोजल डेप्रिसिएशन। देखिए यहाँ पर क्रेडिट हो रखा है ना, 6,000 रुपए में ही वो इंक्लूडेड होगा, तो वो हटा दिया। यहाँ पर 2,000 रुपए हटाकर यहाँ ले गए, उसके डेबिट में आ रहा था तो उसके क्रेडिट में आएगा बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 2,000 रुपए। समझ में आई बात? बेच कितने का रहे हो? बाय बैंक। नहीं, कितने का बेच रहे थे? 5,000 का। तो 5,000 का बेच रहे हैं। अब 4,000 का खरीदा था, 2,000 आज तक डेप्रिसिएशन लगा, 2 की रह गई। 2 की चीज 5 में बिक रही है, 3,000 का क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट डेबिट में आ जाएगा टू एसपीएल 3,000 रुपए। समझ में आई बात? 7,000 7,000 क्लोज हो गया फर्नीचर डिस्पोजल। अब फर्नीचर अकाउंट पे चलते हैं। 20,000 का था और यहां पर बैलेंस है 32,000 का, तो 12,000। इसका मतलब ये जो बैलेंसिंग फिगर है क्या है? खरीदा होगा ड्यूरिंग द ईयर, तो टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। ठीक है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इस साइड का बैलेंस है 11,000 रुपए। क्या आ रहा होगा क्रेडिट साइड में? इस बार डेप्रिसिएशन कितना लगा बची हुई मशीन्स पर, बचे हुए फर्नीचर्स पर? तो बाय डेप्रिसिएशन, आप बाय एसपीएल भी लिख सकते हो वैसे सीधा। कितना? 5,000 रुपए। समझ में आ गई बात? आइए अब इसको क्लोज करते हैं। कौन सी चीज कहाँ जाएगी बताइए? फर्नीचर के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि लेजर के कहीं नहीं जाते। परचेज करा आपने 12,000 का, इन्वेस्टिंग में माइनस होगा, पैसा जा रहा है। बाय फर्नीचर डिस्पोजल, ये तो ट्रांसफर एंट्री है, इधर से उधर जा रहा है बैलेंस, इसका भी कुछ नहीं होगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ओपनिंग क्लोजिंग कहीं नहीं जाएंगे। टू फर्नीचर डिस्पोजल, ट्रांसफर एंट्री है, इधर से उधर जा रहा है। इस साल डेप्रिसिएशन लगाया 5,000, ऑपरेटिंग में प्लस होगा सेकेंड स्टेप में, डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ। फर्नीचर डिस्पोजल में ये तो चल के आया, ट्रांसफर एंट्री है दोनों। बाय बैंक कितने में बेचा? 5,000 में, इन्वेस्टिंग में प्लस होगा। ठीक है। प्रॉफिट हुआ, क्या होगा? ऑपरेटिंग में माइनस होगा। कौन सा स्टेप? स्टेप नंबर 4 था, डिडक्ट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज सच एज इंटरेस्ट, डिविडेंड रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, तो माइनस कर दो। आई बात समझ में? तो हमने अभी तक दो इंपॉर्टेंट चीजों का ट्रीटमेंट समझा। एक तो प्रोविजन फॉर टैक्स का ट्रीटमेंट समझा, और एक असेट की जो मिसिंग फिगर्स होती है उसका ट्रीटमेंट क्या होगा वो समझा। अब हम क्या करेंगे, कुछ कुछ चीजें अब यहाँ पर जो जो और भी ट्रीटमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट आइटम्स है, वो जब जैसे जैसे आप क्वेश्चंस पे आगे डेवलप होंगे तो कोई नई चीज आपको मिलती है कि अच्छा इसमें ऐसे हो रहा है, तो यहाँ पर हम लिखते हुए चलेंगे जैसे कि अपने ये नोट्स तैयार हो जाए। समझ में आई बात? एक दो चीजें और मैं आपको पहले बता दूं। जैसे आपने देखा होगा, मैंने आपको वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट करने के लिए बोला था। वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट में हम कहते हैं ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। ठीक है। तो क्या आंख बंद करके सारी करंट एसेट डिक्रीज वाली जितनी भी हो रही है ऐड कर दें,
और जितनी भी करंट लाइबिलिटी है सब इंक्रीज कर दें आंख बंद करके। अब अगर मैं आपको कहूं डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देना था, ठीक है, हमने इंटरेस्ट नहीं पे करा, तो वो क्या बन जाएगा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बन जाएगा। वो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट करंट लाइबिलिटी में पहुंच जाएगा। वो करंट लाइबिलिटी में पहुंच गया और आप तो कह रहे हो करंट लाइबिलिटी सारी यहाँ पर ऐड हो रही है, लेस हो रही है, तो वो देखकर यहाँ पर ट्रीटमेंट करो ऑपरेटिंग में। बट वो तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर्स का है, उसका ट्रीटमेंट यहाँ क्यों हो रहा है? वो तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गई। इसका मतलब क्या है, जो हम वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट करते हैं तो ये हम कह सकते हैं ऑपरेटिंग करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज ओनली। ठीक है, केवल ऑपरेटिंग करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी का ट्रीटमेंट करते हैं। जो बची हुई करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी है वो तो रिस्पेक्टिवली वहां पर एडजस्ट होंगी। अगर वो इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है तो वहां एडजस्ट होगी, और अगर फाइनेंसिंग से रिलेटेड है तो वहां होगी। तो वो करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी भी क्या होनी चाहिए, ऑपरेटिंग। तो आप कहो तो मैं यहां पर एक लिख भी देता हूं पॉइंट बनाकर। ठीक है, एक यहां पर पॉइंट बना लेते हैं, while doing adjustment of working capital, step 5th of indirect method। जो indirect method का step 5th है, क्या चीज रिमेंबर करनी है आपको? पहला पॉइंट, ठीक है, करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज शुड बी ऑपरेटिंग ओनली। वो फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग वाली करंट एसेट करंट लाइबिलिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इज नॉट कंसिडर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट बात, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वाला जो वर्किंग कैपिटल होगा उसको कंसीडर नहीं करना। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो आपको करंट एसेट में मिलेगा ही मिलेगा, उसको कंसीडर नहीं करना यहां पर करंट ये वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट करते वक्त। क्यों भाई, हम कैश का आपने देखा, जैसे मैं यहां पर देखिए, ये मैंने कहा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाया या कोई भी अकाउंट बनाया, फर्नीचर अकाउंट बनाया, तो कहा ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को क्रॉस लगा दिया, यहां मत करो, अंदर के ट्रीटमेंट करो। तो यही तो हो रहा है। मैंने आपको पहली क्लास में कहा था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट एक कैश अकाउंट ही है, ढंग से प्रेजेंट हो रहा है बस। ठीक है, उसको अलग अलग एक्टिविटीज में प्रेजेंटेबल फॉर्म में बना रहे हैं। तो कैश का ओपनिंग बैलेंस और कैश का क्लोजिंग बैलेंस, इसका ट्रीटमेंट क्यों कर रहे हो? हम अंदर के सारे ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना। तो ओपनिंग क्लोजिंग तो के अंदर की डिटेल तो आप ले ही रहे हो सारी, तो आप ओपनिंग क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्यों लोगे? जैसे फर्नीचर में ये 20,000 और 28,000 को ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। माना ये 8,000 का फर्क है, लेकिन ये 8,000 का क्यों आया? क्योंकि 12,000 का खरीदा और 4,000 का बेचा, इसलिए 8,000 का फर्क है। तो आप डिटेल वाली चीजें कर रहे हो ना, इसलिए आप करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी को, मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को यहाँ कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि आप इन्हीं का तो ट्रीटमेंट कर रहे हो। तो ये ओपनिंग क्लोजिंग क्यों लोगे आप इसमें? समझ में आई बात? और क्या है, current assets and current liabilities which are adjusted या which are already adjusted elsewhere should not be taken। एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स का मैंने आपको अलग ही ट्रीटमेंट बताया है, पूरा आज डिटेल में डिस्कस किया है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स आपको फिर करंट लाइबिलिटी में दिखेगा, तो फिर क्या उसको वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट में लेने भाग जाए? नहीं, आप ऑलरेडी उसका ट्रीटमेंट कहीं कर चुके हो। तो वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट, एक अब समराइज करते हैं बात को, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मत ले लेना, जिसका ट्रीटमेंट ऑलरेडी कहीं और हो रहा है जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स, उसको मत ले लेना। और करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटीज, ये ध्यान रखना कि वो क्या हो, ये करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटीज ऑपरेटिंग ही होनी चाहिए, वो इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और भी जो हमारे को क्वेश्चंस में मिलता रहेगा हम उसको रिकॉर्ड करते रहेंगे। आइए अब हम एक क्वेश्चन कर देखते हैं, ये हमारे मई 2023 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आइए इसको डिस्कस करना शुरू करते हैं। The summarized balance sheet of Flora Limited for the year ended 31st March 2022 and 31st March 2023 are as below। ये समराइज्ड बैलेंस शीट आपको दे रखी है,
गुडविल, लैंड, फर्नीचर, ये सारी एसेट्स दे रखी हैं। फिर ये लाइबिलिटीज दे रखी हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन बताई क्वेश्चन में, कहता है ऑन 1 अप्रैल 2022 वन ऑफ द व्हीकल वाज सोल्ड फॉर ₹3000। नो न्यू परचेजेस वर मेड ड्यूरिंग द ईयर। कोई परचेजेस नहीं करी, व्हीकल बेची है। अ पार्ट ऑफ टोटल लैंड वाज सोल्ड फॉर ₹1,25,000। अब एक जस्ट बर्ड्स व्यू ले रहे हैं हम, क्वेश्चन को जस्ट रीड कर रहे हैं केवल, समझ कुछ नहीं रहे, एक एक करके समझेंगे फिर। अ पार्ट ऑफ टोटल लैंड वाज सोल्ड फॉर ₹1,25,000 जिसकी कॉस्ट थी ₹1,00,000 एंड द बैलेंस लैंड वाज रीवैल्यूड। कैपिटल रिजर्व कंसिस्ट ऑफ प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ बैलेंस लैंड। तो कहता है कि जो भी हमारी टोटल लैंड थी उसका एक पार्ट हमने बेच दिया 1,25 में। वैसे कितने वाली थी लैंड? 1,00,000 वाली। जैसे देखो यहाँ पर लैंड गिवन होगी ना, ठीक है, साल की शुरू यहाँ पर 6,00,000 रुपए थी, 6 में से एक वाली लैंड आपने 1,25 में बेच दी। जो लैंड बच गई उसको रिवैल्यू कर दिया। रिवैल्यू करके जो प्रॉफिट आया रिवैल्यूएशन पर, वो कहाँ लिख दिया आपने? कैपिटल रिजर्व में लिख दिया। तो कैपिटल रिजर्व भी दे रखे होंगे क्वेश्चन, ये रहे 75,000 रुपए। तो भाई 6,00,000 में से 1,00,000 वाली करी तो 5,00,000 बची। 5,00,000 वाली को 75,000 रिवैल्यू करोगे, मतलब वैल्यू बढ़ाओगे, प्रॉफिट है ना, तो 5,75 की हो जाएगी। तो देखो 5,75 की हो रही है, कोई बात नहीं। डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर, फर्नीचर पर 5,000 रुपए, व्हीकल पर 2,200 रुपए इस बार। इंटरिम डिविडेंड ऑफ 5,000 रुपए वॉज पेड ड्यूरिंग द ईयर। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? देखिए, एक डिविडेंड होता है नॉर्मल डिविडेंड, जिसको प्रपोज डिविडेंड भी बोला जाता है, कि पहले बोर्ड उसको प्रपोज करता है डिविडेंड को। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैंने आपको बताया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर जब ईजीएम होती है तो उसमें डिक्लेयर किया जाता है। फिर उसके बाद लास्ट में उसकी पेमेंट होती है। लेकिन इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? ये साल के बीच में होता है, कि उसी साल डिक्लेयर किया, उसी साल उसको पे कर दिया। जैसे करंट ईयर में कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट हो गया, कोई बहुत बड़ा ऑर्डर मिल गया, तो ठीक है इसी बार अभी ही डिविडेंड दे दो। वो साल का जो एनुअल वाला डिविडेंड है वो तो बाद में जाता रहेगा, लेकिन ये इंटरिम डिविडेंड हो गया। ठीक है, ट्रीटमेंट सेम होगा। प्रोविजन फॉर टैक्स 16,000 रुपए। देखिए, प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर अभी डिस्कस करेंगे, चलो कोई बात नहीं। 8% डिबेंचर्स वर रिडीम्ड एट पार आफ्टर हाफ ईयर इंटरेस्ट पेमेंट ऑन 30 सितंबर। हाफ ईयरली इंटरेस्ट दिया 30 सितंबर का, और 30 सितंबर को फिर पेमेंट कर दी डिबेंचर होल्डर्स को। पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स बेची इन्होंने 8,000, पार्ट ऑफ, सारी नहीं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का कुछ पार्ट बेचा 8,000 के प्रॉफिट पे। इंटरेस्ट इनकम रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितनी है? 6500 रुपए की। कहते हैं कैलकुलेट, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, केवल ऑपरेटिंग से, यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड यूज करना है? इनडायरेक्ट मेथड। May 23 का क्वेश्चन है ये। आइए इसको शुरू करते हैं करना। सबसे पहले फॉर्मेट बना लेते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कौन सा मेथड है ये? इनडायरेक्ट मेथड। पर्टिकुलर्स अमाउंट, अमाउंट करके होता है, आपको पता है ना, 3 कॉलम बनते हैं। तो ये हो गया पर्टिकुलर्स, रुपीस रुपीस। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप होता है पीबीटी कैलकुलेट करना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो बेटर रहता है कि ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम वर्किंग नोट में निकालें। वर्किंग नोट्स, सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है? याद है? डिफरेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। तो डिफरेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। देखिए कितना है, लाइबिलिटी साइड पर चलिए, पी एंड एल, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ठीक है, तो ये हो गया 93,000 माइनस 52,000, 41,000 का
ये आ गया। एड ट्रांसफर टू रिजर्व्स, रिजर्व्स में कितना ट्रांसफर करा, कोई जनरल रिजर्व है, हाँ 60,000 से 90,000 रुपए, तो 30,000 रुपए ट्रांसफर करा, ट्रांसफर टू रिजर्व्स 30,000। एड डिविडेंड, डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड दे रखा है ना आपको, कितना डिविडेंड है इंटरिम, 5,000 रुपए का, ठीक है ये रहा, तो 5,000 रुपए ऐड कर दो। ऐड करा जाता है प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है, देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स कौन से वाला केस लग रहा है आपको, बैलेंस शीट में भी गिवन है, ये देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स आपको बैलेंस शीट में भी गिवन है और एडजस्टमेंट में भी गिवन है। प्रोविजन फॉर टैक्स 16,000 रुपए गिवन इन बोथ, क्या करते हैं एडजस्टमेंट, वो प्रिपेयर प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाया जाता है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर जगह छोड़ के दूसरा भी बना लेते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। ये एसेट है, ये लाइबिलिटी, लाइबिलिटी जिसका बैलेंस क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट करते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस कैरिड डाउन। क्या क्या फिगर्स गिवन है देख लेते हैं, 11,000, 18,000, अब देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है प्रोविजन फॉर टैक्स इस साल कितना बनाया, 16,000 रुपए। 12th के बच्चे तो ऐसे बोलते हैं ना मेड है या पेड है, ये मेड है। 16,000 रुपए का क्या मतलब हुआ कि प्रोविजन इतना बनाया, पेमेंट नहीं करी, इस बार प्रोविजन कितना बनाया 16,000 रुपए, तो आपको पेड नहीं गिवन, लैंग्वेज को पढ़ लेना ध्यान से, ठीक है। तो बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल 16,000 रुपए, ठीक है। इस बार पेमेंट कितनी करी वो बैलेंसिंग फिगर निकल कर आ जाएगी, तो ये 27,000, ठीक है। तो ये भी कितना होगा 27, तो 9,000 रुपए आ गया बैलेंसिंग फिगर। समझ में आई, इतना सोचेंगे थोड़ी ना कि वो 11 बनाया था इतना हुआ, ये सब तो समझाने के लिए था, लास्ट में निकालना तो बैलेंसिंग फिगर ही है, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने वहां पर कहा था। तो 9,000 रुपए की पेमेंट हुई है, तो आपको पता है ओपनिंग क्लोजिंग कहीं नहीं जाता, ये ऑपरेटिंग में ऐड होगा, ये वाला ऑपरेटिंग में माइनस होगा, है ना। ये लिखना नहीं होता जैसे मैं लिख रहा हूँ, तो समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि साइड में जो ऑपरेटिंग प्लस ऑपरेटिंग माइनस। तो प्रोविजन फॉर टैक्स कितना बनाया इस बार, 16,000 रुपए का, हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल कर आ जाएगा। कितना है ये, 41,000 प्लस 30,000 प्लस 16,000 और प्लस 5,000, ये हो गया 92,000। 92,000 का ये आ गया हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। चलिए ऐड की जाती है नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, मतलब ये है कि जो सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप है इसको एक साथ लिख रहे हैं हम, ठीक है। सेकंड स्टेप में ऐड नॉन कैश आइटम्स, तो नॉन कैश हो गई। थर्ड में क्या था, ऐड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज टेकन टू पी एंड एल, तो वो नॉन ऑपरेटिंग है मतलब, ठीक है। सबसे पहले नॉन कैश में क्या था, डेप्रीसिएशन रिटर्न ऑफ। अब ये डेप्रीसिएशन फर्नीचर फिक्सचर पे लगाया 5,000, व्हीकल पर लगाया 2,200 रुपए, ठीक है। वैसे तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, बट देख लें लेजर बनाने की जरूरत पड़ेगी क्या किसी का। देखिए फर्नीचर पर 5,000 लगाया, फर्नीचर की और कोई डिटेल क्वेश्चन में कहीं नहीं दे रखी, तो फर्नीचर कहाँ गई, फर्नीचर 44,000 था साल के शुरू में, लेकिन साल के एंड में 48 हो गया। डेप्रिसिएशन लगा के तो वैल्यू बढ़ती है घटती है, यहाँ पर बढ़ रही है, इसका मतलब मिसिंग फिगर है, परचेज करा है। तो फर्नीचर एंड फिक्सचर अकाउंट डेबिट बैलेंस होगा क्योंकि एसेट है, तो टू बैलेंस बीडी बाय बैलेंस कैरिड डाउन। डेप्रिसिएशन कितना लगाया है, डेप्रिसिएशन तो 5,500 है ही, है ना। डेप्रिसिएशन कितना लगाया, 50 नहीं 5,000 है, सॉरी। तो डेप्रिसिएशन 5,000 रुपए लगाया था। आइए फर्नीचर है कितने के, साल के शुरू में 44, साल के इनमें 48, 44,000 48,000, तो इसका मतलब यहाँ का बैलेंस कितना हो गया 53, तो यहाँ पे भी कितना आएगा 53,
तो ये 9,000 रुपीज टू बैंक अकाउंट। इस बार इतनी परचेजेस करी है इन्होंने, ठीक है। ये ऑपरेटिंग में ऐड होता है, ये परचेज करी है तो इन्वेस्टिंग में माइनस होगा। समझ में आई बात? फर्नीचर एंड फिक्सचर के बाद नेक्स्ट दे रखा व्हीकल। व्हीकल का तो एक दो पॉइंट और थे, ये रहा। कहते हैं वन ऑफ द व्हीकल वाज सोल्ड फॉर ₹3,000। नो न्यू परचेजेस वर मेड ड्यूरिंग द ईयर। व्हीकल बेचा कितने का? ₹3,000 का, और कोई नई परचेज नहीं करी, ठीक है। और व्हीकल पर डेप्रिसिएशन भी दे रखा है। तो आइए बनाते हैं व्हीकल अकाउंट। असेट है तो बैलेंस डेबिट होगा, बाय बैलेंस कैरेक्टर। लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हीकल 28 और 22, ठीक है। डेप्रिसिएशन लगाया 2200 रुपए का, ठीक है। डेप्रिसिएशन लगा 2200 रुपए का। और क्वेश्चन ने क्या बोला है? और क्वेश्चन कहता है कि एक व्हीकल बेचा था 3,000 रुपए में, था कितने का वो नहीं बताया, कह रहा बस बेचा था 3,000 रुपए में, ठीक है। पता चले वो व्हीकल था कितने का, तब तो प्रॉफिट लॉस निकले। तो बाय बैंक अकाउंट कितने में बेचा है? 3,000 रुपए में, ठीक है। कॉस्ट कितनी थी? वी डोंट नो। अच्छा, अब अगर हम इसका टोटल करना चाहें तो डेबिट साइड पे कितना है? डेबिट साइड पे 28,000। क्रेडिट साइड पर कितना है? 22,000 प्लस 5,200। तो ये है 27,200। 27,200 है, 800 रुपए यहाँ पर कम है। ये क्या होगा 800 रुपए? भाई इस बार का डेप्रिसिएशन तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। इसका मतलब जो मशीन आपने बेची है, जो व्हीकल आपने बेचा है, ये उस पर क्या है? लॉस है। समझ में आया? अब पता चला ये था कितने का? ये 3,800 रुपीज वाला था, जो आपने 3,000 में बेच दिया। तभी तो 800 रुपए का लॉस यहाँ पर निकल के आया। समझ में आई बात? ये चीज इसमें मिसिंग थी। तो अब हम इसको कर देते हैं 28,000, 28,000। कौन सी चीज कहाँ जाएगी? ये तो कहीं जाते नहीं। ओपनिंग क्लोजिंग डेप्रिसिएशन चार्ज करा, ये ऑपरेटिंग में प्लस होगा। बाय बैंक, ये क्या होगा? बाय बैंक इन्वेस्टिंग में प्लस होगा, क्योंकि बेचा है आपने। 800 रुपए ये लॉस ऑन सेल है। लॉस ऑन सेल क्या होगा? ऑपरेटिंग में प्लस होगा। समझ में आई बात? हाथ के हाथ एक बार लैंड का भी दिखा देता है, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एक बार में निपटेगा। ये कहता है 1,00,000 वाला लैंड इन्होंने 1,25 में बेचा। लैंड के क्या लेजर बनाने की जरूरत है? नहीं है जरूरत, क्योंकि बचा हुआ लैंड था उसको रिवैल्यू कर दिया और कैपिटल रिजर्व में डाल दिया। जो बचा हुआ बैलेंस, जो प्रॉफिट निकल के आया रिवैल्यूएशन पर 75,000 रुपए, ठीक है। कोई डेप्रिसिएशन वगैरह लैंड पे आपको पता लगता भी नहीं है वैसे भी, और वैसे भी कुछ और हो नहीं रहा। सीधी सीधी वैल्यू है। देखिए 75,000 रुपए से हमारा कैपिटल रिजर्व बढ़ रहा है, और 75,000 रुपए ही, ये 5,75,000 रुपए एग्जैक्टली उतना ही आ गया। 6 में से एक का बेचोगे तो 5,00,000 बचेगा। 75,000 का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, 5,75 है ही। क्या लेजर बनाए इसका? सब कुछ क्लियर है तो, ठीक है। अच्छा, ये वाला डाउट आता है इसलिए मैं बता दूं। जैसे कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व में 0 से 75,000 पे पहुंच गया। जो प्रॉफिट हुआ रिवैल्यूएशन पे, वो इन्होंने कैपिटल रिजर्व में लिखा है। तो जो पहला स्टेप आप करते हो ना, एड ट्रांसफर टू रिजर्व, उसमें मत लिख देना 75,000 रुपए कि रिजर्व में ट्रांसफर किए होंगे। मैंने आपको डायरेक्टली बताया इनडायरेक्ट मेथड, मैंने आपको पूरा ढंग से डिटेल में समझाया है। भाई क्या ट्रांसफर टू रिजर्व? ट्रांसफर टू रिजर्व मतलब प्रॉफिट में से पैसा ट्रांसफर कराओ रिजर्व में। केवल रिजर्व बढ़ते हो ऐसे थोड़ी ना रटवाया है कि रिजर्व बढ़े तो प्लस कर दो बस वहां। नहीं, रिजर्व में ट्रांसफर होना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस से, वो नहीं हो रहा यहाँ। ये तो प्रॉफिट है, पीएनएल से नहीं पैसा डाला, तो ये तो प्रॉफिट आ रहा है 75,000 रुपए, वो है यहाँ, ठीक है। तो नॉन कैश आइटम ऐड कर रहे थे हम। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 5,000 रुपए का, डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल
₹2200 का, है ना। डेप्रिसिएशन तो इन दोनों पे ही लगा है। और कोई इंटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ चेक कर लेते हैं, कोई है क्या इंटेंजिबल एसेट? गुडविल है, साल के शुरू में 28 की थी, साल के एंड में 15 की रह गई, तो ₹13,000 क्या हुआ होगा, राइट ऑफ हुई होगी। तो गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ ₹13,000। ठीक है। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट है, लॉस ऑन सेल नीचे देखिए ये बनाया हुआ ना हमने, व्हीकल में लॉस कितने का हो रहा है, ₹800 का। तो लॉस ऑन सेल ऑफ व्हीकल कितने का है, ₹800 का। ये कर दिया हमने, आई बात समझ। हमने नॉन कैश आइटम्स तो सारी लिख ली। आइए अब स्टेप थर्ड पर चलते हैं। एड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज चार्ज टू एसपीएल सच एज इंटरेस्ट पेड एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर्स डिबेंचर्स। तो एक बार देखते हैं कोई इंटरेस्ट पेड वगैरह है, अपने एडजस्टमेंट्स पड़ी थी। यहाँ पर 6th पॉइंट देखिए, ये कहता है 8% डिबेंचर्स वर रिडीम्ड, 8% डिबेंचर्स को रिडीम किया गया था एट पार आफ्टर हाफ ईयर इंटरेस्ट पेमेंट ऑन 30 सितंबर 2022। डिबेंचर्स देखिए 8% कहाँ पर है, 3 लाख रुपए के, ये साल के बीच में रिडीम करें कंपनी ने इंटरेस्ट देकर, तो 8% 3 लाख का 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि 6 महीने बाद रिडीम करें इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करके। तो 8% ऑफ 3 लाख 6 महीने का, तो ये 12,000 रुपये हो गया, 24,000 का आधा, ठीक है ना, 12,000 रुपये। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ये कितना आ जाएगा, 12,000। समझ में आया ये आप लोगों को, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। अब नेक्स्ट होता है लेस नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स कौन सी लेस होती हैं? नेक्स्ट स्टेप क्या था, नेक्स्ट स्टेप था डिडक्ट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज सच एज इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव्ड एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स। देखिए कोई इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव हो रहा है, हाँ क्वेश्चन में था इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव्ड, यहां पर दे रखा था ना, कौन सा पॉइंट था, ये रहा 8 पॉइंट। इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कितना है, 6,500। तो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 6,500। ये ऑलरेडी प्लस होता है पी एंड एल में, तो इसमें हटाने के लिए माइनस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये तो हो गया। और कोई पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेची थी 8,000 के प्रॉफिट पर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का कुछ हिस्सा बेचा था प्रॉफिट पर 8,000 के, तो ये भी प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 8,000 रुपीज माइनस करने पड़ेंगे, ठीक है। और कहीं कोई इंटरेस्ट वगैरह आ रहा हो, ये भी कर लिया। 1 लाख रुपए वाला जो लैंड है वो आपने 1,25 में बेचा और 25,000 रुपए को पीएनएल में ले गए, तो 25,000 का प्रॉफिट है ऑन सेल ऑफ लैंड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड कितना है, 25,000। इसको भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अच्छा यहां पर कुछ था क्या जो हमने ये बनाए हैं, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स में कुछ नहीं था। व्हीकल अकाउंट में तो जो था वो तो लॉस था, ठीक है ना, लॉस आ रहा था 800 का, वो तो हमने ऑलरेडी ले ही लिया, ठीक है। और कुछ नहीं है। अच्छा ये जो लैंड, जो बचा हुआ लैंड है उसको रीवैल्यू किया था, लेकिन रीवैल्यू करके जो प्रॉफिट आया वो उन्होंने कैपिटल रिजर्व में ले लिया, वो पीएनएल में तो लेके ही नहीं गए ना। आपको याद है ना, मैंने कहा था डिडक्ट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज टेकन टू पीएनएल, तो जो पीएनएल में गई नहीं उसको हटाएंगे कैसे, पहले जाना भी तो पड़ेगा हटाने के लिए, तो जो पहले पीएनएल में पहुंचा ही नहीं तो उसको हटाओगे क्यों, समझ में आया। इसलिए मैंने सारे लॉजिक्स बताए थे आप लोगों को करने के लिए, ठीक है। आई होप अब सब कुछ क्लियर हो गया इसमें। तो बस अब हम निकाल देते हैं अमाउंट कितना आ रहा है। 92,000 था प्लस 5,000 प्लस 2,200 प्लस 13,000 प्लस 800 प्लस 12,000 माइनस 6,500 माइनस 8,000 माइनस 25,000, तो ये आ गया 85,500। 85,500 इसको बोला जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या बोला जाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वर्किंग कैपिटल के चेंजेस से पहले का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। अब हम करते हैं वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट्स, वर्किंग कैपिटल के एडजस्टमेंट्स करते हैं।
ऐड करना पड़ता है क्या, डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। तो पहले ये भी तो पता हो कौन से करंट एसेट हैं और कौन सी करंट लाइबिलिटीज हैं। आइए चेक करते हैं। असेट साइड पर चलते हैं। गुडविल, लैंड, फर्नीचर, व्हीकल, ये कुछ नहीं है। स्टॉक इन हैंड पहला, ये क्या है, करंट एसेट है। बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट है। ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट है। कैश इन बैंक है तो करंट एसेट, बट लेना नहीं है ना, क्योंकि कैश इन बैंक आपको मैंने ऊपर बताया था ऑपरेटिंग में क्या क्या नहीं लेते, वहां पर देख लेना। फिर लाइबिलिटी में बिल्स पेबल करंट लाइबिलिटी है। ट्रेड पेबल करंट लाइबिलिटी। क्रेडिटर्स फॉर इक्विपमेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, क्रेडिटर्स फॉर इक्विपमेंट है तो करंट लाइबिलिटी, लेकिन क्रेडिटर किसके, इक्विपमेंट के। ऑफिस इक्विपमेंट दे रखा है ना, उसके हैं क्रेडिटर। इसका मतलब जब आपने इक्विपमेंट परचेज करा तो 10,500 की पेमेंट उनकी रह गई देनी। तो इसका इंपैक्ट तो जब आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आप लिखते हो ना परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, तो 10,500 रुपये कम गए तो वहां पर कम माइनस करेंगे। समझ में आई बात। कहने का मतलब जैसे मैंने कहा मैंने 100 का सामान खरीदा है, लेकिन मैंने आपको कहा नहीं 10 देने अभी बाकी हैं, तो कैश का फ्लो कितना हुआ, 90 हुआ ना। तो वो तो इन्वेस्टिंग में कैश आउटफ्लो 90 माइनस करेंगे। अभी कैसे लेंगे इसको, यहाँ पर ये ऑपरेटिंग करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी तो नहीं है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये करंट लाइबिलिटी में आ जाएगा। तो आइए हमें देखना होता है डिक्रीज इन करंट एसेट। सबसे पहले डिक्रीज इन करंट एसेट केवल इसमें हो रहा है, ट्रेड रिसीवेबल में। कितने का, 6,000 रुपये का। तो ऐड कर दो। डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल कितने का है, 6,000 का, ऐड कर दिया। और आगे बढ़ते हैं। करंट लाइबिलिटी में कोई इंक्रीज हो रहा हो, हाँ ये ट्रेड पेबल हो रहा है ना 4,000 रुपये से, और ये 1,500 रुपये से हो रहा है। 4,000 और 1,500, 4,000 से ये हो रहा है और 1,500 रुपये से ये हो रहा है। क्या, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल है पहला, और फिर क्या, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। समझ में आई बात। लेस, इसका उल्टा लेस कर दो, इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। इसका उल्टा हम लेस कर देंगे। करंट एसेट में इंक्रीज 88,000 से 96,000 हो गया स्टॉक, ठीक है। तो इंक्रीज इन स्टॉक 8,000 रुपये माइनस कर दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिल्स रिसीवेबल 14,500 हो गया, कितने मतलब 18,150 हो गया, पहले कितना था 14,500, तो कितना बढ़ गया 3,650। किस में इंक्रीज है ये, बिल्स रिसीवेबल में। आई बात समझ में। कोई करंट लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही हो, देख लेते हैं। बिल्स पेबल 2,000 रुपये डिक्रीज हो रहे हैं, तो डिक्रीज इन बिल्स पेबल, ठीक है, ये 2,000 रुपये हो रहे हैं। और कुछ आउटस्टैंडिंग, ये तो सब ले लिया हमने। इसका देख लेते हैं कितना आ रहा है अमाउंट। ऊपर 6,000 से शुरू करिए, 6 + 4 10, मतलब 11,500 तो ऊपर ही हो गया। माइनस में 8,000, माइनस में 3,650, माइनस में 2,000, तो ये 2,150 नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। 2,150 नेगेटिव आ रहा है, और ऊपर क्या है 85,500, ये आ गया 83,350 रुपीज। लास्ट स्टेप क्या होता है, डिडक्ट एक्चुअल टैक्स पेड। आपने एक्चुअल टैक्स की पेमेंट कितनी करी वो इसमें से माइनस कर दीजिए। एक्चुअल टैक्स पेड कितना है, आपने प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाया था, 9,000 रुपये है। 9,000 रुपये इसमें से माइनस कर दीजिए, कितना अमाउंट निकल के आ गया 74,350 रुपीज। ये क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए क्या लिखेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नेगेटिव होता तो कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आता। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। एक क्वेश्चन मैंने आपको यहां पर कर दिखाया जो पेपर में अपने आया हुआ है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।